नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं बात करूँगा अमेरिका के डॉलर के सुपरमेसी के ऊपर। आज ये डिटेल वीडियो रहेगी डॉलर के ऊपर। आखिर डॉलर हाउ इट इज़ बिकम मोर पावरफुल देन एनी करेंसी। डॉलर का जो इतिहास है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अगर हम पहले जाएँ तो पाउंड स्टर्लिंग जो ब्रिटेन की जो ऑफिशियल करेंसी थी वो दुनिया में फ्लोट करती थी। वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर करेंसी था। पाउंड स्टर्लिंग के आसपास भी कोई नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन का जो इकोनॉमी था वो आज के अमेरिका के बराबर था और उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पर सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे आते हैं वहाँ पर सारी चीज़ें बदल जाती हैं और उसके बाद ही डॉलर अस्तित्व में आ पाता है। कैसे होता है ये सब कुछ? दरअसल जर्मनी, इटली, जापान ये अलग साइड थी, लड़ाई कर रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वहाँ पर दूसरा जो ग्रुप था वहाँ पर था यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये चारों देश और ये तीनों देश आमने सामने थे। ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और यहाँ पर जो जीत होती है वो होती है अलाइड पावर्स की। अलाइड पावर्स में आ जाते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए। वैसे तो इसमें देखा जाए तो लेट जो है, जो लेट में जो एंट्री लेता है जो कंट्री, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का जो लेट आने की जो ये जो आइडियोलॉजी है, जो मतलब इसके पीछे जो रीज़न है इसके पीछे, वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एक तो वॉर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बेच के पैसे कमा लेना, और हथियार बेच के पैसे कमा लेने के बाद अपने पास जब ज़्यादा कैपिटल हो जाना, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं युद्ध में। तो ऐसा कुछ आइडिया होता है यूनाइटेड स्टेट्स का। तब थियोडोर रूजवेल्ट हुआ करते थे प्रेसिडेंट अमेरिका के, और जब वो एंट्री लेते हैं इस युद्ध में तब तक यूएसएसआर भी काफ़ी नुकसान झेल चुका होता है और ब्रिटेन, फ्रांस तो उतना कुछ खास लड़ भी नहीं रहे होते। अमेरिका के एंट्री और अमेरिका के मदद के बाद ही सब कुछ पॉसिबल हो पाता है, और इस पॉसिबिलिटी के बाद ही 1945 में अमेरिका के साथ जितने तीनों देश हैं वो जीत पाते हैं। इन चारों देशों की जीत के बाद जर्मनी, जापान और साथ ही साथ जो इटली है उनको भी भरपाई काफ़ी करनी पड़ती है, और साथ ही साथ इनको भी काफ़ी एड मिलता है फाइनेंशियली, जिससे ये अपने देश को सुधार पाएँ। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे देशों की जो हालत है वो एक डाउनग्रेड लेवल पर चली गई थी, इकोनॉमी डाउनफॉल हो चुकी थी। और उसके बाद ही ये भी देखा गया है जो दुनिया की जो इकॉनमी है वो कैसे चलेगी। तो 1945 के बाद यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक एग्जिस्ट करने लग जाता है। वहाँ पर बहुत सारे देश आ चुके होते हैं और उनको एक चाहिए होता है कि एक ऐसा करेंसी हो, एक ऐसा ग्लोबल ऐसा इकोनॉमी बने जिससे एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्डअप हो कि हर कोई ट्रेड कर सके, हर कोई पैसा का लेन देन कर सके। इसमें अमेरिका जो है एक मीटिंग करवाता है अमेरिका में, और उस होटल में जब वो पूरी तरह सारी दुनिया के हर एक देश को इनवाइट करता है, वहाँ पर बड़े बड़े और ताकतवर देश हुआ करते हैं, तो वहाँ पर वो जब बुलाता है सारे देशों को, तो वो ये अग्री करवाता है या ये दिखाने की कोशिश करता है कि अमेरिकन डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और अमेरिकन डॉलर के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। और इस टाइम ये भी होता है कि अमेरिका के पास गोल्ड भी काफ़ी अच्छे खासे लेवल पर होता है। गोल्ड भी करीब करीब कई हज़ार टन के आसपास के पास जो गोल्ड है वो अमेरिका के पास होते हैं। इसी वजह से अमेरिका के पास कोई जितना फियर नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो हमेशा इकोनॉमी के लिए बढ़िया होता है। तो अमेरिका को उतना कुछ नुकसान भी नहीं हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि उसे भरपाई करना पड़े। ऊपर से वो एक सुपर पावर की तरह सामने आया हुआ था, और यूएसएसआर भी ताकतवर था, नो डाउट। यूएसएसआर के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर थी, पर यूएसएसआर के पास इकोनॉमी नहीं थी, यूएसएसआर के पास उतनी सुपरमेसी नहीं थी। अमेरिकन डॉलर के सामने वो टिक पाए, ऐसी कोई उसके पास करेंसी दुनिया के सामने दिखाने के लिए नहीं था। और जो ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जितने भी सारे देश थे, इनकी हालत तो उस लेवल पर जा चुकी थी कि शायद इनको कोई कुछ दे दे भगवान के नाम पर ही, ये आगे निकल जाए। तो यही होता है, मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस होता है। मार्शल प्लान हिस्ट्री का एक बहुत एक ऐसा सुनहरा टाइम होता है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जब उनको $13 बिलियन मिलता है अमेरिका के तरफ से। जो आज के प्रेजेंट अगर टाइम की बात करा जाए तो $173 बिलियन होते हैं, जो इतना बड़ा अमाउंट है। और आज भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसी वजह से यूरोप और अमेरिका की जो रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे हैं। और हम देखा जाए तो यहाँ से तो ब्रिटेन वुड सिस्टम आ जाता है। ब्रिटेन वुड सिस्टम में हर कोई अमेरिका का जो कैपिटल है वो एक्सेप्ट कर लेता है। आखिर ऐसा होता कैसे है? लोगों के पास, जिन कंट्रीज़ के पास गोल्ड होता था, वो गोल्ड की जगह अब अमेरिकन डॉलर रखने लगे।
कैसे? अमेरिकन डॉलर इसलिए रखने लगे क्योंकि गोल्ड को वो फॉरेन कंट्री में जब वो बेचा करते थे, इससे वो लेन देन कर सकते थे। पर जब अमेरिकन डॉलर अपने पास रखने लगे, जिससे वो गोल्ड भी खरीद सकते थे अमेरिका के मार्केट में जाकर। ये अमेरिका की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। जब रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब थियोडोर रूजवेल्ट के बाद उन्हीं का ही शासन आता है, रिचर्ड निक्सन का 1970s के टाइम पर। और उस टाइम अरब भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहा होता है। तो अपने पास पैसा था, तो जो सऊदी अरब था उनसे मनवा लिया गया था कि आप जो है जितने भी ऑयल बेचोगे वो डॉलर में बेचोगे, आप अपने करेंसी में मत बेचना, आपको डॉलर में बेचना पड़ेगा। अगर आप डॉलर में बेचते हैं, आपके पास डॉलर में पैसे आते हैं ऑयल बेचकर, तो उसी डॉलर को आप हमारे मार्केट में लगा दिए, और वहाँ पर मार्केट्स में लगाने के बाद आप जितने भी रिसोर्सेज हैं अपने पास रख सकते हैं। तो इससे अमेरिका की जो मार्केट है वो बहुत ऊपर चली जाती है, क्योंकि एक तरीके से दुनिया के पास भी डॉलर है, अमेरिका के पास भी डॉलर है, और डॉलर से ही सारी लेन देन हो रही है, और साथ ही साथ जो डॉलर है उनके मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, और भी कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। इसी वजह से अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है कि डॉलर को हमारे मार्केट में ही लगा दिया जाए, इसकी वजह से इसको नाम दिया गया पेट्रो डॉलर। इसलिए दुनिया भर के जितने भी देश हैं, जब रिचर्ड निक्सन ने ये अनाउंस किया कि हम अपने पास ज़्यादा गोल्ड हम रखेंगे नहीं, तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने सारे जितने भी डॉलर्स हैं कि अब भाई डॉलर का करेंगे क्या, डॉलर का करेंगे क्या, जब गोल्ड है ही नहीं अमेरिका के पास, तो वो डॉलर लेके अमेरिका से गोल्ड खरीदेंगे क्यों? क्योंकि इन देशों का तो जो अल्टीमेट जो गोल था, तो वो तो वही था ना कि डॉलर हम दे दें और क्या कहते हैं गोल्ड हम वापस में ले लें। इससे इन्वेस्टमेंट एक अच्छा हो रहा था। पर अब तो गोल्ड भी नहीं है, तो अमेरिका ने एक और स्ट्रेटजी लगाई कि लंदन का जो सिस्टम है, जो वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उनको उन्होंने बंद करवा दिया वहाँ के रानी से बात करके, और अपने इधर जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो खड़ा किया, जिससे पाउंड स्टर्लिंग से डायरेक्ट जो वर्ल्ड है वो शिफ्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक सिस्टम जब शिफ्ट हुई, तो डॉलर जब इन्वेस्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसके बाद इन्वेस्ट होने के बाद अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो बहुत ऊपर चला गया, क्योंकि अमेरिका में डॉलर इन्वेस्ट हो रहा था। तो ये जो अमेरिका का जो स्ट्रैटेजी था कि ऑयल भी डॉलर में बेचना है, डॉलर में लेना है, सारी चीज़ें लेन देन भी सबको डॉलर में करना है, और हमारे मार्केट में डॉलर इन्वेस्ट करना है। तो इससे क्या हो रहा था, जो इकोनॉमी सिस्टम थी वो बहुत ताकतवर बन चुकी थी, अमेरिका की एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका था, और डॉलर की जो सुपीरियरिटी थी, इसलिए तो आज भी अमेरिका कहीं पर भी सैंक्शन लगाता है तो दुनिया के हर एक देश को डर लगता है। अगर इंडिया सैंक्शन लगाए तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाइना लगाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अमेरिका लगाए तो फ़र्क पड़ेगा। क्यों? यही कारण है। आप कोई भी लेन देन करने से पहले आप 100 बार इसलिए सोचते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि हमें भी डॉलर में ही लेन देन करना पड़ेगा कई सालों तक, क्योंकि डॉलर बहुत स्टेबल करेंसी है। और उसने पाउंड स्टर्लिंग की तरह, ब्रिटेन की तरह गलतियाँ भी नहीं की, और उसने हमेशा ही प्रोग्रेस किया डॉलर ने। वो प्रोग्रेस कैसे किया? स्विफ्ट सिस्टम लाके। आज भी हम दुनिया में जितने भी लेन देन करते हैं ट्रांजैक्शन से, जैसे यहाँ पर अमन नाम का लड़का है, अगर वो इंडिया से पैसे भेज रहा है अमेरिका में, तो उसे स्विफ्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट स्विफ्ट सिस्टम वो पैसे भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, और उसी स्विफ्ट सिस्टम को ऑन करता है यूनाइटेड स्टेट्स। और स्विफ्ट सिस्टम से वो किसी को बाहर निकाल दे तो उसकी ऐसी की तैसी हो सकती है 2 मिनट में, जैसे रशिया की भी हो गई। रशिया की जो इकोनॉमी है वो तुरंत डाउन हो गई। क्यों? कि स्विफ्ट सिस्टम से वो निकल चुका है, वो कोई भी बाहर का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, डॉलर को यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए वो भारत से भी इवन अगर कुछ भी खरीदता है या कुछ भी लेन देन करता है, तो वो सीधा अपने रशियन रूबल के साथ करता है। तो दोस्तों, ऐसा सब कुछ था इसके इतिहास के पीछे, और आज भी डॉलर से कोई पंगे नहीं ले सकता। और एक और जो हिस्ट्री है जो सबसे पीछे, वह है सद्दाम हुसैन की। कैसे इराक तबाह हो गया, कैसे सद्दाम हुसैन ने डॉलर को मना किया, और डॉलर को जब उन्होंने मना किया कि मैं यूरोस खरीदूंगा, और उन्होंने यूरोस के बॉन्ड खरीदने स्टार्ट कर दिए थे। यूरोस के बॉन्ड जब उन्होंने स्टार्ट किए खरीदना, तो अमेरिका के अंदर खलबली मच गई। अमेरिका सोचने लगा कि अब क्या मैं करूँ, क्योंकि डॉलर के सामने यूरो भी बहुत आगे निकल रहा था। तो अपनी सुप्रीमेसी बचाने के लिए बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए, और इराक को बाउंड कर दिया गया हर जगह से, और वहाँ पर अपने कंट्रीज़ के साथ अटैक करके सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। इसके बाद से मिडल ईस्ट में एक ऐसा खौफ सा बन चुका था कि हमें डॉलर के सिवा कुछ नहीं इस्तेमाल करना, जो आज भी वही चल रहा है। डॉलर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉलर इज़ दी ओनली ऑप्शन। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को।